गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर निशा जैन। एक नए चैप्टर के साथ आज हम फिर वापस मिल रहे हैं। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, बीएससी पार्ट 3 पेपर 3, अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैट्स। अप्लाइड जूलॉजी का ही ये एक नेक्स्ट चैप्टर है, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एपीकल्चर, हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, स्पीशीज ऑफ हनी बी, कॉलोनी ऑफ हनी बी, लाइफ साइकिल, methods of beekeeping, products of bee, diseases and enemies। एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन पूरे वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया के अंदर भी एक बहुत ही बड़े तादाद पे किया जाता है और बहुत ही बिग सोर्स ऑफ इनकम है। एपीकल्चर हमारे देश के अंदर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्यों के अंदर बड़ी तादाद पे किया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आसाम, पश्चिम बंगाल में भी मधुमक्खी पालन किया जाता है। Apiculture is the science, it is a scientific method of rearing honeybees. The word apiculture comes from Latin word apis, meaning bee. So apiculture or beekeeping is the care and management of honeybees for the production of honey and wax. मधुमक्खी का पालन हम हनी और वैक्स को प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। वैसे तो हनी बी या मधुमक्खी पालन बहुत पुराने समय से किया आ रहा है। अगर हम इसका इतिहास देखें तो 13,000 बीसी से हम मधुमक्खी पालन करते चले आ रहे हैं और इसका मेंशन कुरान में तो है ही। इसके अलावा बहुत सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि वेदास, पुराण, रामायण एंड महाभारत। यहाँ पर भी इस स्क्रिप्चर्स को देखा जाता है, जिससे कि हमें क्लियर कट पता लगता है कि ये बहुत पहले, बहुत पुराने समय से ये प्रथा और ये जो मधुमक्खी पालन है ये होता आ रहा है। आप लोगों ने सबने मधुमक्खी के छत्ते, जिसको कि हम बी हाइव कहते हैं, जरूर देखे होंगे। आप ये देखिए मधुमक्खी का छत्ता किस तरह से, ये मधुमक्खी का छत्ता हेक्सागोनल, इसके अंदर सेल्स हैं और ये मधुमक्खी इसके ऊपर है जो कि मधुमक्खी शहद कलेक्ट कर रही हैं। ये एक सिंपल एक मधुमक्खी का सेल है जिसके अंदर लार्वा किस तरह से प्रेजेंट होता है। आप देखिए, इट्स अ वेरी क्लियर एंड ब्यूटीफुल पिक्चर। ये अगर हम मधुमक्खी के छत्ते को काटते हैं तो किस तरह से शहद इसके अंदर भरा हुआ होता है, ये आपको दिख रहा है, शहद, हनी। ये पेड़ों के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता नीचे की तरफ लटका हुआ होता है और उसके ऊपर हनी बीज किस तरह से इसके ऊपर चिपकी हुई होती हैं, ये एक पिक्चर है। हनी बी को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हनी बी का क्लासिफिकेशन क्या है। अगर हम इसके ज़ूलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, फैमिली एपिडी, जीनस एपिस एंड स्पीशीज मेलिफेरा इसके अंदर दिख रही है। सो द नेम इज, साइंटिफिक नेम इज एपिस मेलिफेरा। हनी बी की 4 मेन स्पीशीज होती हैं जिसके द्वारा कि हम हनी प्राप्त करते हैं, शहद प्राप्त करते हैं। और वो जो 4 मेन स्पीशीज हैं वो हैं एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया। 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जिसके द्वारा कि शहद की प्राप्त किया जाता है। अगर हम पहली स्पीशीज दैट इज एपिस डॉर्सेटा को डिस्कस करें, एपिस डॉर्सेटा, आप इसको देखिए, बहुत ही बड़ी और जाइंट मक्खी होती है, ये मधुमक्खी होती है ये। इसको हम रॉक बी भी कहते हैं। ये मधुमक्खी 20 मिलीमीटर तक लंबी होती है और इसको हम जाइंट हनी भी कहते हैं। ये
जब मधुमक्खी एक छत्ता बनाती है तो इसमें से हमें 60 पौंड हनी प्राप्त होता है, जो कि 15 से 40 किलो के बराबर होता है, और मैक्सिमम हनी हमें इसी मधुमक्खी के द्वारा प्राप्त होता है। ये एक समय में 12,000 फ्लावर्स को पॉलिनेट करती है। वर्कर्स आर वेरी स्मॉल एंड एक्टिव। इसकी फैमिली के अंदर वर्कर जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, और ड्यू टू देयर फेरोशियस नेचर दे आर नॉन डोमेस्टिकेबल। ये बहुत खतरनाक होती हैं, इसलिए ज्यादा बहुत कम ही इनको डोमेस्टिकेबल किया जाता है, पालन में काम में लिया जाता है। दूसरी स्पीशीज जो है हनी बी की, वो है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, आप ये देखिए, दिस इज द पिक्चर शोइंग एपिस इंडिका। इस प्रकार से दिखती हैं। इनको हम इंडियन बीबी कहते हैं या एशियन बीबी कहते हैं। इंडियन हनी बी के नाम से ये बहुत फेमस है। स्लाइटली स्मॉलर देन एपिस डॉर्सेटा। ये ज्यादातर डार्क प्लेसेस में रहना पसंद करती हैं, और ये बहुत ही पैरेलल कोम बनाती हैं। तकरीबन 1 फुट लंबे इनके कोम होते हैं। इनका जो छत्ता होता है बहुत जेंटल स्पीशीज होती है, मतलब बहुत खतरनाक स्पीशीज नहीं होती है, इसलिए दे आर इजीली डोमेस्टिकेटेड। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो इनका प्रोडक्शन 6 से 7 पाउंड होता है, जो तकरीबन 3 से 4 किलोग्राम के करीबन हमें इसके छत्ते से शहद प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्पीशीज इज एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया बहुत ही लिटिल हनी भी होती है, बहुत छोटी मक्खी होती है ये। और हाँ, मतलब जो दो स्पीशीज जो हमने डिस्कस किए हैं उनसे तो बहुत ही छोटी होती है। ग्रेगेरियस होती है, सोशल होती है, सो एक सिंगल कोम बनाती है, एंड ड्यू टू डोसाइल नेचर ओबीडियंट होती है, और रेयर स्टिंगिंग हैबिट होती है, मतलब बहुत कम ही ये डंक मारती है। इनका नेस्ट इजीली हम आराम से पकड़ के भी हटा लेते हैं, और इसका जो हनी है वो तकरीबन 250 ग्राम हनी इसके अंदर से प्राप्त होता है, जो कि सबसे मीठा हनी होता है, सबसे मीठा शहद होता है। क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसलिए इसका जो क्वांटिटी होगी हनी की वो प्राप्त करने की, वो भी बहुत कम होगी, परंतु मीठा बहुत होता है, और इसीलिए ये बहुत थोड़ा सा कॉस्टली भी हनी पाया होता है ये। चौथी और आखिरी स्पीशीज जो है हनी बी की हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है एपिस मैलिफेरा। एपिस मैलिफेरा एक्चुअली यूरोपियन हनी बी होती है। ये बहुत कम क्वांटिटी में हनी प्रोड्यूस करती है, लेकिन दिस इज बेस्ट स्पीशीज फॉर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इस स्पीशीज को हम बेस्ट मानते हैं हनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ दिस हनी और शहद इज टू हाई। Its Italian variety is reared everywhere in Europe and America in artificial hives. अमेरिका और यूरोप के अंदर ज्यादातर इसी हनी बी का कल्चर किया जाता है। अगर हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हनी बी का, तो मधुमक्खी का जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके अंदर 3 प्रकार की बीज प्राप्त होती हैं। पहली क्वीन, दूसरी वर्कर, और तीसरी ड्रोन। ये 3 प्रकार की मधुमक्खियां अलग एक ही कॉलोनी के अंदर होती हैं, और इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। पहली मक्खी मैंने बताया क्वीन, आप देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरी मैं आपको बता रही हूँ वर्कर, बहुत छोटी होती है। और तीसरी होती है ड्रोन, जो कि मेल होती है, दे आर मेल। क्वीन फीमेल होती है। अगर हम ड्रोन, वर्कर और क्वीन की बात करें, तो ड्रोन्स जो होते हैं दे आर द मेल मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी। दे लिव अप टू 60 डेज। इनकी जो लाइफ होती है वो 60 दिन होती है। स्टिंग एंड वैक्स ग्लैंड्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ये हमेशा अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होती हैं, और द सोल ड्यूटी ऑफ द ड्रोन इज टू फर्टिलाइज द वर्जिन फीमेल। केवल क्वीन को फर्टिलाइज करने का ही इनका मेन काम होता है। दूसरी जो कास्ट है इसकी, इसमें आते हैं वर्कर्स। वर्कर्स जो हैं वो दे हैव ए वेल डेवलप्ड स्टिंग एंड हैव लेग्स। इनकी जो स्टिंग होती है, डंक होता है, वो बहुत ही डेवलप्ड होता है।
पोलन बास्केट इनके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर ये वर्कर पोलन्स को कलेक्ट करते हैं। ये अपनी अलग अलग ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एज, विच आर एज फॉलोज। 1 से 14 दिन तक के जो ड्रोन होते हैं वो इन हाइव का, छत्ते की सफाई का काम करते हैं और लार्वा को फीड करने का काम करते हैं। 14 से 20 दिन तक के जो वर्कर्स होते हैं, दे गार्ड द एंट्रेंस ऑफ द हाइव। वो एक तरह से गार्ड की ड्यूटी निभाते हैं, जिससे कि उस छत्ते के अंदर कोई भी अंदर न आ सके। तीसरी 21 to 35 डेज ऑफ वर्कर्स जो होते हैं, उनका मेन फंक्शन होता है फोराजिंग। फोराजिंग का मतलब होता है, इनका मेन काम होता है नेक्टर एंड पोलन को कलेक्ट करना। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कास्ट है इस हाइव की, जो है क्वीन। क्वीन भी जो होती है वो केवल, शी इज द ओनली फर्टाइल फीमेल जो कि अंडे देती है। क्वीन, शी इज लार्ज इन इस साइज, काफी बड़ी इसका साइज होता है। इसके अंदर वैक्स ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसकी लाइफ 3 से 4 साल के करीबन होती है और she may lay eggs at the rate of 1500 to 2000 eggs per day। 1500 से 2000 अंडे हर एक दिन में देने की इसकी क्षमता होती है। अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें, अगर हम मधुमक्खी की लाइफ साइकिल की बात करें, तो जैसे ही क्वीन 7 दिन की होती है, ये अपने छत्ते से बाहर निकलती है और उसके साथ कुछ ड्रोन भी बाहर निकलते हैं और ये ड्रोन और क्वीन बाहर जाते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं न्यूप्शियल और मैरिज फ्लाइट के लिए। यहाँ पर क्वीन जो है, ओनली 1 ड्रोन जो है वो क्वीन के साथ मेटिंग करता है और उसके स्पर्मेथिका के अंदर स्पर्मेटोफोर को स्टोर कर देता है, मतलब क्वीन के अंदर स्पर्म का डिपोजिशन कर देता है। ये जो मेटिंग होती है ये हमेशा फ्लाइंग मोड में होती है, मतलब उड़ते उड़ते ही ये मेटिंग होती है और मेटिंग होने के इमीडिएटली बाद वो ड्रोन जो है वो मर जाता है और क्वीन जो है वो वापस लौट के अपने छत्ते पर आ जाती है। यहाँ पर यहाँ पर ये जो क्वीन होती है, इसके अंदर ये कंट्रोल होता है टू रिलीज द स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेथिका। इसके अंदर ये कंट्रोल होता है और ये इस कंट्रोल के कारण ही कुछ अंडे को फर्टिलाइज करती है और कुछ अंडों को फर्टिलाइज नहीं करती है। अब हम ये देखिए, इट इज अ ब्यूटिफुल टेबल विच इज अ सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट ऑफ हनी बी। किस प्रकार से ड्रोन, वर्कर और क्वीन का फॉर्मेशन होता है एक हनी बी हाइव में या एक मधुमक्खी के छत्ते में। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर, यू कैन सी दिस पिक्चर। नाउ दिस क्वीन जो है वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स देती है और फर्टिलाइज्ड एग देती है। 2 प्रकार के अंडे देती है। अनफर्टिलाइज्ड एग्स के अंदर से लार्वा निकलते हैं जो कि कुछ दिनों तक रॉयल जेली के ऊपर फीड करते हैं एंड देन ऑन हनी। कुछ दिनों तक रॉयल जेली इन्हें खिलाई जाती है और उसके बाद हनी और प्री डाइजेस्टेड पोलन इन्हें खिलाए जाते हैं। इस लार्वा में से प्यूपा निकलता है और प्यूपा से ड्रोन बन जाते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्टिलाइज्ड एग से लार्वा निकलते हैं जिनको कि कुछ दिन तक तो रॉयल जेली दी जाती है, परंतु कुछ दिनों बाद रॉयल जेली जो है वो रिप्लेस करके उनको प्री डाइजेस्ट, कुछ लार्वी को रॉयल जेली के बाद प्री डाइजेस्टेड पोलन देना चालू कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि उससे प्यूपा निकलता है और फिर उसके अंदर से वर्कर्स निकल जाते हैं। तो वर्कर्स का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइज्ड एग से और रॉयल प्लस प्री डाइजेस्टेड पोलन फूड से। यहाँ जो लार्वा के बाद जो रॉयल जेली दी जा रही थी, अब कुछ अंडों को या कुछ लार्वा को रॉयल जेली ही दी जाती है, उनको पोलन, प्री डाइजेस्टेड पोलन नहीं दिया जाता है। उससे प्यूपा निकलता है और उससे क्वीन बनती है। तो फर्टिलाइज्ड एग से वर्कर्स और क्वीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उनका फूड अलग अलग होता है। जिसको केवल रॉयल जेली ही दी जाती है उससे क्वीन होती है, लेकिन जिसको प्री डाइजेस्टेड पोलन प्लस रॉयल जेली दी जा रही है उससे वर्कर्स
का फॉर्मेशन होता है। अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर शोइंग द लाइफ साइकिल ऑफ द हनी बी। आप देखिए क्वीन अंडे दे रही है इस सेल के अंदर। नेक्स्ट सेल पे आइए, 6 दिन के अंदर इसमें से लार्वा निकल आता है। 10 दिन के अंदर ये लार्वा जो है ये बड़ा हो जाता है। 15 दिन के अंदर इस लार्वा से प्यूपा बन जाता है और 18 दिन के अंदर ये प्यूपा एडल्ट में बड़ा होना चालू हो जाता है। एंड यू कैन सी दिस इज द कंप्लीट एडल्ट फॉर्मेशन ऑफ द हनी बी। किस प्रकार से हनी बी का फॉर्मेशन हुआ है। दिस इज द अगेन द नेक्स्ट पिक्चर। This is again the next picture, the same picture, how this fertilized and earth fertilized eggs forms the queens, workers, and the drones. And here, how the honeybee development takes place, how the hatching takes place in 3 days, how the cell is capped in 8 to 10 days, how the pupa formation takes place in worker, queen, and drone in 11 to 14 days. Adult का formation जो हो रहा है वो 20, 15 और 22.5 दिन के अंदर हो रहा है, और वर्कर 21 दिन में बाहर आ रहा है, क्वीन 16 दिन में बाहर आ रही है, और ड्रोन 24 दिन में बाहर आ रहे हैं। सो दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द हनी बी। आज मैं इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करती हूँ, और नेक्स्ट टर्न पे जब हम मिलेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे विद द selection of bees for apiculture. Thank you very much. Thanks a lot once again.